नेक्स्ट आपका सेक्शन है 80JJA। देखिए 80JJA क्या बोलता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करने का और प्रोसेस करने का, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करने का और प्रोसेस करने का, तो आपको अगर वहाँ से कोई प्रॉफिट होता है तो आपको जो डिडक्शन है वो 80JJA के अंदर मिलेगी। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता क्या है, देखिए आपके जैसे किचन वेस्ट होता है, आप लोग खा के कुछ खा लेते हैं, कुछ सामान फेंक देते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो उस चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, फिर से प्रोसेस कर सकते हैं। अब अगर कोई पर्सन उसको कलेक्शन करने का काम कर रहा है और उसको प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, और कलेक्शन करने के बाद जो वो प्रोसेसिंग कर रहा है उसके बाद वो जो उससे जनरेट करेगा वो करेगा पावर, ठीक है, या तो वो उससे पावर बना रहा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, या फिर वो फर्टिलाइज़र बना रहा है, या फिर वो बायोगैस बना रहा है, ठीक है। तो उसमें से जो भी उसको प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से उसको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। अब डिडक्शन मिलेगी कितनी, उसको डिडक्शन पूरी 100% मिलेगी जितना भी उसका प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट जो है उसके क्या नाम कहते हैं 100% उसकी डिडक्शन तो मिलेगी। अब डिडक्शन मिलेगी कितने टाइम के लिए, 5 असेसमेंट ईयर के लिए। अब ये असेसमेंट ईयर स्टार्ट कहाँ से होंगे, देखिए जिस प्रीवियस ईयर के अंदर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसके बाद जो असेसमेंट ईयर आएंगे, ठीक है, उससे स्टार्ट हो जाएगा, और 5 ईयर्स असेसमेंट ईयर तक आप क्या ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो आता है सेक्शन वो है 80JJAA, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। देखिए अगर आप न्यू एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है, तो आपको डिडक्शन मिलेगी, ये सेक्शन ऐसे बोल रहा है। अब देखते हैं कि किस तरीके से होगी। तो सबसे पहली बात, हु इज़ एलिजिबल फॉर डिडक्शन। अब ये डिडक्शन मिलेगी किसको, ऐसे पर्सन को मिलेगी जिसका बिजनेस पीजीपीपी से जो है वो इनकम होगी, ठीक है, और उसको जो है अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ते हैं अंडर द सेक्शन 44AB, ठीक है। ऐसा पर्सन जिसकी इनकम क्या है, पीजीबीपी से है, और उसको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ते हैं अंडर सेक्शन 44AB, तो उस पर्सन को यहाँ पर क्या मिलेगी, डिडक्शन मिल सकती है 80JJAA के अंदर। अब देखिए क्वांटम एंड पीरियड ऑफ डिडक्शन क्या रहेगा, कि यानी उसको कितनी डिडक्शन मिलेगी और कितने टाइम तक मिलेगी। पहली बात, उसको जो डिडक्शन मिलेगी, जितने उसने एडिशनल एम्प्लॉय रखे हैं उसकी 30% कॉस्ट की उसको डिडक्शन मिलेगी, ठीक है, और उसको 3 असेसमेंट ईयर्स तक जो है उसको डिडक्शन मिलेगी। पहली बात, कितने क्वांटम कितना है, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, जो उसने एडिशनल एम्प्लॉयज़ रखे हैं उनकी 30% कॉस्ट की जो है उसको डिडक्शन मिलेगी। और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि 3 असेसमेंट ईयर्स तक जो है उसको डिडक्शन मिलेगी। अब देखिए इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। पहली बात, आपका बिजनेस जो है वो किसी बिजनेस को स्प्लिट अप करके या रिकन्स्ट्रक्ट करके नहीं होना चाहिए एग्जिस्टेंस बिजनेस को, यानी आपका जो बिजनेस है वो कम्प्लीटली नया बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपका जो बिजनेस है वो आपने बाय वे ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम एनी बिजनेस फ्रॉम एनी पर्सन और एज अ रिजल्ट ऑफ एनी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है, रीऑर्गेनाइज होने की वजह से उसका जो एक पार्ट है वो आपके पास ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, तो वो भी आपका नया बिजनेस नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। उसके अलावा जो असेसी है उसको अपना रिटर्न ऑफ इनकम के साथ साथ अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी क्या करनी पड़ेगी, फर्निश करनी पड़ेगी। देखिए मैंने आपको बताया ना यहाँ पे डिडक्शन किसको मिलेगी, जिसकी अपने अकाउंट ऑडिट करवाने पड़ते हैं। तो आपको अपने जो आपका वो होगा, क्या नाम कहते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम होगा, जब आप अपना रिटर्न भरेंगे इनकम का, उसके साथ साथ आपको ऑडिट की रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। उसके अलावा आप जो एमोल्यूमेंट्स पे करेंगे वो हमेशा जो हैं वो चेक से होनी चाहिए, अकाउंट पे चेक से या फिर पे ड्राफ्ट से होनी चाहिए, ठीक है, यानी आप कैश में पे नहीं कर सकते, किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से आपको एमोल्यूमेंट्स पे करने पड़ेंगे। अब एमोल्यूमेंट्स होते क्या हैं वो हम देखेंगे अभी। देखिए अब इसमें डिडक्शन आपको मिलेगी कैसे, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। सबसे पहली बात, अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू बिजनेस एमोल्यूमेंट पेड और पेबल टू एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखिए अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो प्रीवियस ईयर के अंदर जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जितने भी आप नए एम्प्लॉयज़ रखेंगे उन सभी की जो कॉस्ट होगी उसका आपको 30% जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी 3 सालों तक। अब देखिए एमोल्यूमेंट्स क्या होती है, एमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है आप जो भी एडिशनल एम्प्लॉयज़ रखोगे उनको आप जो पे करते हो, ठीक है, उनकी जो भी पेमेंट करते हो आप, उसको एमोल्यूमेंट्स बोला
जाता है। उस एमोल्यूमेंट्स के अंदर आप जो है रिटायरमेंट बेनिफिट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, और आप जो है परक्विजिट को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम एमोल्यूमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो एमोल्यूमेंट्स हमेशा जो है आपके अकाउंट पे ही चेक से होने चाहिए या फिर अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से होने चाहिए, आप जो है उसकी कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी इसके अंदर, अब जैसे आपने मान लीजिए आपका नया बिजनेस है, तो आपने प्रीवियस ईयर के अंदर जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आप सारे एम्प्लॉयज़ ही नहीं रखोगे पहले, क्योंकि आपका बिजनेस थोड़ी था। तो जितने भी आपने नए एम्प्लॉयज़ रखे हैं उनकी आपको जो कॉस्ट आएगी उसकी 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको आता है, अगर आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी आपका बिजनेस है और उसके अंदर जो है आप नए एम्प्लॉयज़ रखते हो। देखिए मान लीजिए आपका बिजनेस है और प्रीवियस ईयर के अंदर आपने क्या किया, न्यू एडिशनल एम्प्लॉयज़ रखे। उन एडिशनल एम्प्लॉयज़ की जो कॉस्ट होगी उसका आपको 30% जो है वो डिडक्शन मिलता है। मान लीजिए आपके पास पहले जो थे 100 एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के अंदर अगर आपने 20 एम्प्लॉयज़ और रख दिए तो अब आपके टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हो गए, 120, बट एडिशनल कितने हैं, 20 एम्प्लॉयज़ हैं। तो उन 20 एम्प्लॉयज़ की जो कॉस्ट आएगी उसका 30% आपको जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी। अब देखिए वो क्या कह रहा है, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर कोई भी इंक्रीज़ नहीं होता नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के अंदर, तो आपको कोई भी जो है डिडक्शन नहीं मिलेगी, डिडक्शन आपकी वहाँ पे क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपके 100 एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, उसमें से आपने जो है 20 नए एम्प्लॉयज़ रखे और 20 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो छोड़कर चले गए। देखिए नए आपने 20 रखे और 20 ही छोड़ के चले गए, तो टोटल से अगर हम फिर से देखें तो फिर से 100 एम्प्लॉयज़ हो गए। तो यानी आपके जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं टोटल के अंदर उसमें कोई भी इंक्रीज़ नहीं आया, तो अब आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपको उन्हीं की डिडक्शन मिलेगी जब आपके टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के अंदर चेंज आएगा, उसके अंदर अगर आप इंक्रीज़ होता है तो आपको डिडक्शन मिलेगी, वरना डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब देखिए क्या कह रहा है वो, एडिशनल एम्प्लॉयज़ कौन होंगे, उसका मतलब है कि आप जो एम्प्लॉय करेंगे प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है, और जिनकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपके टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय के अंदर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आपको जो है डिडक्शन मिलेगी। मैंने अभी आपको बताया अगर 100 है तो अगर आप उसमें 20 और ऐड कर देंगे, नए वर्कर्स रखेंगे प्रीवियस ईयर के अंदर 20, तो वो 120 हो गए टोटल के अंदर। तो अब जो 20 वर्कर्स एडिशनल हैं उनकी आप क्या करेंगे, कॉस्ट का 30% जो है वो डिडक्शन ले सकते हैं। ओके अब आप देखिए जो आपके एडिशनल एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से ऐसे कौन कौन से एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको आप कॉस्ट को इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी जिनके रिगार्डिंग आपको डिडक्शन नहीं मिलती है। आपने नए एम्प्लॉयज़ तो रख दिए, ठीक है, उसके अंदर टोटल नंबर में भी आपका चेंज आ गया, बट स्टिल आपको जो है वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके अंदर कौन कौन से केसेस होंगे वो हम देखेंगे। अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और उनकी टोटल एम्प्लॉयमेंट्स जो है वो मोर देन 25,000 पर मंथली है, ठीक है, तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। देखिए आपने पिछले साल प्रीवियस ईयर के अंदर जो है वो 20 नए एम्प्लॉयज़ रखे, जिसमें से 10 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तो जो एमोल्यूमेंट्स हैं वो 20,000 है, ठीक है, और जो 10 हैं उनकी एमोल्यूमेंट्स जो है वो 30,000 रुपीज़ है। तो अब आपको जो है सिर्फ 10 जो एम्प्लॉयज़ हैं उसी के लिए आपको डिडक्शन मिलेगी, जिनकी 25,000 से ज़्यादा है उनके लिए आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉय जो है जिसका एंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट पे कर रही है अंडर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, तो आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर आपने जो एम्प्लॉय रखे पिछले साल में वो लेस देन 240 डेज़ आपके पास थे, ठीक है, आपने एम्प्लॉय रखे और आपने 180 डेज़ ही मतलब पिछले साल में आपने जब उसको रखा तो उस पिछले साल में आपको 182 डेज़ ही हुए उसको काम करते हुए, तो यानी वो 240 डेज़ से कम है, तो अब जो है आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर वो 240 डेज़ से कम होते हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलती है। अब इसके अंदर भी एक्सेप्शन है, अगर आपका जो एसएससी है वो इंगेज्ड है बिजनेस में जो कि अपेल का है, अपेल मतलब फुटवेयर हो गए,
सॉरी अपेल का मतलब होता है कपड़े, और कपड़ों के अलावा फुटवेयर या फिर लेदर प्रोडक्ट्स का वो काम कर रहा है, तो उस केस के अंदर आपको जो है 150 डेज़ का टाइम दिया जाता है। यानी अब अगर आपके 150 डेज़ से कम का टाइम होगा उस एम्प्लॉय का, तो आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ कितना टाइम है, 240 डेज़, यानी उसको 240 डेज़ तो जो है वो काम करना ही पड़ेगा, तो आपको उसके रिगार्डिंग जो है वो डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। उसके अलावा एन एम्प्लॉय हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कि आरपीएफ के अंदर जो है अपना पार्टिसिपेशन नहीं करता है, तो ऐसे पर्सन के रिगार्डिंग भी आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। मैं फिर से एक बार आप लोगों को क्या कर रही हूँ, रिपीट कर देती हूँ ये वाला जो सेक्शन है। देखिए क्या होगा, 80JJA जो है वो रिगार्डिंग है एडिशनल एम्प्लॉयज़ के। अब एडिशनल एम्प्लॉयज़ किसके एडिशनल एम्प्लॉयज़, भैया ऐसे पर्सन के एडिशनल एम्प्लॉयज़ जो कि पीजीबीपी का बिज़नेस है, जिसका बिज़नेस है और पीजीबीपी से उसकी जो इनकम है, और वो अपने अकाउंट्स जो है वो ऑडिट कराता है अंडर सेक्शन 44AB के अंदर। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को, ऐसे एसएससी को जो है वो डिडक्शन मिलेगी रिगार्डिंग एडिशनल एम्प्लॉयज़। अब डिडक्शन मिलेगी कितनी, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयज़। आप जो एडिशनल एम्प्लॉयज़ रखोगे उसकी जो कॉस्ट आएगी, यानी आप जितने एमोल्यूमेंट्स उसको पे करेंगे उसकी 30% जो है आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और ये डिडक्शन जो है आपको 3 असेसमेंट ईयर्स तक के लिए मिलती होती है। डिडक्शन के लिए मैंने आपको बताया, अगर नया बिजनेस है तो आप प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी नए एम्प्लॉयज़ रखोगे तो उन सभी के लिए आपको रिडक्शन मिल जाएगी। और अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना राजे, तो फिर उसके अंदर अगर आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के अंदर, टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के अंदर चेंज आएगा, यानी इंक्रीज़ होगा, तो आपको डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज़ आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया, अगर 100 एम्प्लॉयज़ हैं पहले, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर में 20 और रख दिए, वो 120 हो गई, तो आपको 20 जो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जो एडिशनल एम्प्लॉयज़ हैं 20, उनके रिगार्डिंग 30% आपको जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी। और एमोल्यूमेंट्स का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे कोई भी पैसा आप जो पे कर रहे हो उसको, उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो क्या होगा, एमोल्यूमेंट होगा। बस उसके अंदर जो है रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं आने चाहिए और परक्विजिट नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट आपका सेक्शन है 80 QQB। QQB बोले तो क्वालिटी बुक्स। ठीक है, QQB को आप कैसे याद रखेंगे, क्वालिटी बुक्स। तो यहाँ पर जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो रॉयल्टी इनकम्स की मिलेगी। ठीक है, जो ऑथर्स होते हैं बुक के, उनको जो रॉयल्टी इनकम मिलती है उसके रिगार्डिंग डिडक्शन आपको 80 QQB के अंदर मिलेगी। अब देखिए, सबसे पहली बात किसको मिल सकती है, एलिजिबल एसएससी कौन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, दूसरी बात, वो पर्सन जो है वो रॉयल्टी ले रहा है उन बुक्स से, कौन कौन सी, लिटरेसी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक नेचर की। अगर इन बुक्स से उसको रॉयल्टी मिल रही है तो वो क्या है, एलिजिबल एसएससी है। और वो कैसा इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंशियल इंडिविजुअल होना चाहिए। अब देखिए डिडक्शन अमाउंट क्या होगा, देखिए 2 चीज़ें बता रखी हैं, एक तो एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड, ठीक है, दूसरा क्या है 3 लाख रुपीज़, विच एवर इज़ लोअर। आपको नहीं पता एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड क्या है, बट आप लोग को ये ध्यान रखना है कि अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो है वो क्या है, एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड और 3 लाख रुपीज़ विच एवर इज़ लोअर। अब हम देखेंगे कि एलिजिबल रॉयल्टी होता क्या है। अगर आपको रॉयल्टी का पैसा जो है वो लमसम के अंदर मिल रहा है, ठीक है, तो जितना आपको पैसा मिला है ना एज अ रॉयल्टी, वो अमाउंट क्या बन जाएगा, एलिजिबल रॉयल्टी बन जाएगा। ठीक है, जितना पैसा अगर आपको लमसम के अंदर मिल रहा है तो जो पैसा आपको मिलेगा वो एलिजिबल रॉयल्टी हो जाएगा। बट अगर आपको जो पैसा है वो लमसम के अंदर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपकी जो एलिजिबल रॉयल्टी होगी वो 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड। जितनी बुक सोल्ड होंगी उसकी 15% जो होगा वो आपके लिए क्या होगा, एलिजिबल रॉयल्टी है। ठीक है, तो फिर से अगेन हम एक बार रिपीट कर देते हैं, 80 क्यों भी बोले तो इट्स रिलेटेड टू क्वालिटी बुक्स। ठीक है, आपको डिडक्शन मिलेगी रिगार्डिंग रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स। एलिजिबल एसएससी कौन होगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल। और बुक्स कौन सी होनी चाहिए, लिटरेसी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर की होनी चाहिए। डिडक्शन का अमाउंट फिर से बता रही हूँ मैं आपको, एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड होगी या फिर 3 लाख रुपये होगी, विच एवर इज लोअर। एलिजिबल रॉयल्टी देखिए अब क्या होगी, लमसम रॉयल्टी अगर है
अगर आपको अमाउंट जो है लमसम में मिल रहा है तो जितना अमाउंट आपको रिसीव होगा वो आपका रॉयल्टी जो है एलिजिबल रॉयल्टी मानी जाएगी। और अगर लमसम में नहीं है तो आपकी जो बुक्स की वैल्यू है, जितनी वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड, ठीक है, उसका 15% जो है वो आपके लिए एलिजिबल रॉयल्टी बन जाएगा। अब देखिए इसके अंदर एक बात बोली हुई है, अगर आपको जो रॉयल्टी है वो अर्न होती है आउटसाइड इंडिया, यानी आपको जो रॉयल्टी है वो इंडिया में नहीं मिली, कहाँ पे आपने अर्न की है, आउटसाइड इंडिया, तो आपकी जो डिडक्शन अलाउड होगी उस रॉयल्टी के रिगार्डिंग वो इंडिया के अंदर तभी होगी अगर आप उसको जो है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर इंडिया में लेके आएंगे विद इन 6 मंथ, ठीक है। कब? जब प्रीवियस ईयर में आपने उसको कमाया उसके विद इन 6 मंथ्स के अंदर, या फिर जो टाइम अलाउड किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, अगर आप उसको इंडिया के अंदर ले आते हैं इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी उसके रिगार्डिंग, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आपका सेक्शन है 80 आरआरबी। आरआरबी जो है वो रिगार्डिंग रिडक्शन है रॉयल्टी ऑन पेटेंट। देखिए पेटेंट होते हैं, पेटेंट्स के ऊपर अगर आपको रॉयल्टी मिलती है तो उसके रिगार्डिंग आपको डिडक्शन जो है वो आरआरबी के अंदर मिलेगी। अब एलिजिबल एसएससी कौन होगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है। और डिडक्शन का अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, या तो जितनी रॉयल्टी आपको रिसीव्ड हुई है या फिर मैक्सिमम रुपी 3 लाख रुपी, विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो 80 आरआरबी किससे रिलेटेड है? अगर आप पेटेंट है आपका कोई और उस पर आपको रॉयल्टी रिसीव्ड होती है उसके रिगार्डिंग है, और मिलती किसको है? रेजिडेंट इंडिविजुअल को। और अमाउंट ऑफ डिडक्शन है या तो रॉयल्टी रिसीव्ड या मैक्सिमम रुपी 3 लाख, विच एवर इज लोअर।